आते हैं हमारे सिक्स थिंग पे, कंजर्व नहीं, हाँ, डेवलपमेंट। एक और पॉइंट रह गया है डेवलपमेंट अफेक्ट्स, मीन्स नो नो। अगर सोचे सपोज कीजिए आपके पास कोई रिसोर्स नहीं लेकिन इंस्टीट्यूशन बहुत सारे हैं, तब भी आपका सही से डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। आपके पास रिसोर्सेज सारे के सारे हैं पर आपके पास कोई इंस्टीट्यूशन से नहीं है, ना कोई टेक्नोलॉजी उसे सेटअप करने के लिए, तो कोई फायदा नहीं उसका। और अगर आपके पास इंस्टीट्यूशन, टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज नहीं है तब भी कोई फायदा नहीं। अब हम आते हैं 6 पॉइंट पे, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसमें भी वही जो गांधी जी की लाइन मैंने अभी आपको रिपीट की थी वही आप लिख सकते हैं। ये आपके कोर्स के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आफ्टर दैट उसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि वो बताता है, मतलब वो जो कोर्स है वो बताता है कि सेल्फिशनेस चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देती है और अगर रिसोर्सेज को लैक करा देती है लोगों तक पहुंचने में। अब अगर हम आते हैं जो बॉक्स, एक और आगे बॉक्स दिया गया है क्लब ऑफ रोमानिया, ये भी आपको मैं अपने शॉर्ट्स में दे दूंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आफ्टर दैट हम लोग आते हैं 7 पॉइंट पे, लैंड रिसोर्सेज। हमारा इंडिया अगर 100% उसको ले लें, उसके सरफेस एरिया को 100% ले लें, जो हमारा अगर उसके टोटल लैंड सरफेस एरिया हम निकालें तो फिर 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर आता है टोटल। तो उसमें से अगर 43% निकालें तो वो हमारा प्लेन्स है। प्लेन जो एरिया है वो हमारा 43% है और हमारा माउंटेन एरिया 30% आता है उसके अंदर लाई करता है और प्लेट्यू एरिया 27% लाई करता है। अब इसमें कोई ज़्यादा दिमाग ना लगाए, एनसीईआरटी में लिखा है वही बता रहा हूँ। आफ्टर दैट लैंड यूटिलाइजेशन, ये नंबर 8 पॉइंट बता रहा हूँ मैं। लैंड यूटिलाइजेशन उसका नंबर .1, लैंड यूटिलाइजेशन का नंबर 1 पॉइंट मार्क होगा लाइक फॉरेस्ट, ठीक। और सेकंड पॉइंट लैंड नॉट, मतलब जो जगह फॉरेस्ट के अंदर है वो लैंड यूटिलाइजेशन में आ गई, मतलब वो जगह फॉरेस्ट को ही मिल गई। उसके बाद सेकंड लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, वो लैंड जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, या तो वो बैरन है या तो उस पर घर बने हुए हैं, यहाँ पे सेटलमेंट हुआ है, सिविलाइजेशन आई है, या तो कोई इंडस्ट्री बन चुकी है, तो वहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हो सकता, ठीक। तो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। उसके बाद थर्ड में आता है अनकल्टिवेटेड लैंड। जो अनकल्टिवेटेड लैंड वो होती है जो क्या कहते हैं, जो 5 साल से ज़्यादा तक, मतलब 5 साल से ज़्यादा तक उसमें कल्टीवेशन हुआ ही नहीं, इसीलिए वो अनकल्टिवेटेड लैंड है। उसे हम कहते हैं कल्चुएबल वेस्ट लैंड भी बोलते हैं, कल्चुएबल वेस्ट। अब आते हैं फेलो लैंड। फेलो लैंड क्या होती है? फेलो लैंड इज अ टाइप ऑफ लैंड, लेकिन उसमें 2 पार्ट्स हैं, करंट फेलो लैंड और दूसरा अदर देन करंट फेलो लैंड। करंट फेलो लैंड वो टाइप ऑफ लैंड होती है जो 1 साल और उससे कम तक अनकल्टिवेटेड रही है, इसे हम करंट फेलो लैंड कहते हैं। और अदर देन करंट फेलो लैंड होती है जो 1 साल से 5 साल के बीच में होती है, वो अदर देन करंट फेलो लैंड होती है। उसके बाद हम आते हैं नेट सोन एरिया। 5th पॉइंट नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया? नेट सोन एरिया इज अ टोटल एरिया विच इज बीन सोन, लाइक उसमें सोइंग और हार्वेस्टिंग होता है, उसे हम कहते हैं नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया टाइप ऑफ एरिया विच इज बीन सोन एंड हार्वेस्टेड इन अ ईयर, ओके। अब उसके बाद हम आते हैं उसी में नेट सोन एरिया हैज़ द वन मोर टॉपिक नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया वो होता है जब नेट सोन एरिया में जितना एरिया हम लोग क्रॉप करते हैं और उसको हार्वेस्ट करते हैं उसमें प्लस वो एरिया, वो लैंड जो कि साल में 1 से 2 बार उस पर हार्वेस्टिंग होती है, सोइंग होती है, 1 से 2 बार या फिर उससे ज़्यादा 1 से ज़्यादा बार उस पर हार्वेस्टिंग हो, तो वो लैंड प्लस ये नेट सोन एरिया जो साल में कम से कम, मतलब जिस पे खेती होती है, वो ये और ये प्लस करोगे तो हमारा आता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया वो है जो टोटल क्रॉप्ड किया गया, टोटल इसमें क्रॉपिंग की गई टोटल मिला के, तो वो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया हो गया हमारा। इसकी फोटो मैं आपको यहाँ दे दूंगा, आप समझ लेना उसको, ठीक, उस हिसाब से। आफ्टर दैट 9 पॉइंट हमारा लैंड। अब हम आते हैं, देखो 8 पॉइंट लैंड यूटिलाइजेशन। अब उसके बाद 9th पॉइंट आता है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। इंडिया में लैंड यूज पैटर्न कैसा होता है? इंडिया का एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर होता है और लैंड यूजेस इन लाइक 93%, मतलब इंडिया का टोटल एरिया जो हम लोग इसमें से निकाले हैं, जो ये डेटा हमारे एनसीईआरटी में दिया गया, वो 93% ऑफ द लैंड सर्वेड है। जो सर्वे किया गया 93% है, क्योंकि पीओके, आप जानते हैं पीओके सीओके, मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड लाइक चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब एरिया जो ऑक्यूपाई किया गया है उनके द्वारा, वो सब हटा के मिला के तो 93% टोटल सर्वे हो चुका है। उसके बाद हमारा 54% NSA इन इंडिया, मतलब नॉन नेट सोन एरिया, मतलब इंडिया में टोटल नेट सोन एरिया वो 54% है। मगर टोटल अगर नेट सोन एरिया मतलब जहाँ खेती हो सकती है, जहाँ खेती होती है पूरे एरिया में, वो नेट सोन एरिया 54% है इंडिया के अंदर, 54%। और 80% ऑफ द पंजाब एरिया रहे थे लैंड यूज ऑफ पैटर्न इन इंडिया, ठीक। जो 80% लाइक जो हमारा क्या कहते हैं नॉन नेट सोन एरिया है, जो 54% है इंडिया जो उसमें से 80% जो एरिया है नेट सोन एरिया का, जो 80% एरिया है वो हमारा मिलता है पंजाब को और हरियाणा को, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती होती है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़मीन क्या कहते हैं
उसके लिए ही यूज़ की जाती है, खेती करने के लिए ही यूज होती है, 80% वहीं के लिए। और लेस देन 10% मतलब ये चीज़ें देखिए 54% पूरे इंडिया का एवरेज लिया गया है, और 80% हम जो कहते हैं मतलब हाँ, अगर डिफरेंट स्टेट्स की बात करें तो 80% पंजाब का 80% एरिया जो है वो नेट जोन एरिया है, इनकी वहाँ पे खेती ज़्यादा होती है। और अगर हम वहीं पे बात कर लें अरुणाचल प्रदेश की, तो वहाँ पे वो 10% से भी कम पे आ जाता है नेट जोन एरिया, इनकी वहाँ पे आप समझ ही सकते हैं। उसमें वहाँ पे पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे कुछ क्लाइमेट भी वैसा है, और वहाँ पे पहाड़ी एरिया और कुछ फिजिकल टोपोग्राफी की वजह से वहाँ पे इतनी अच्छे से खेती नहीं हो पा रही है। और हम कहते हैं क्या कहते हैं हाँ, अंडमान से अरुणाचल प्रदेश से मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, और अंडमान निकोबार एरिया भी हो गया, वहाँ पे भी ऐसे मतलब खेती नहीं हो पा रही है। और अब आते हैं अगर फॉरेस्ट एरिया इज लेस देन 33, मतलब फॉरेस्ट एरिया जिसे एक्सेप्ट किया जा रहा है, मतलब एक्सपेक्ट किया जा रहा है 33% होना चाहिए, पर वो उससे भी कम है। फॉरेस्ट एरिया 33% से भी कम है। ठीक, अब उस पर आ जाए क्योंकि अगर ये चीज़ स्टेट की गई है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की वजह से, जो होती है 1952 में हुई थी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, हम लोगों ने शायद हिस्ट्री में पढ़ी हुई है, देखना पड़ेगा वो चैप्टर। ठीक है, ठीक। लैंड डिग्रेडेशन, अब हम आते हैं 10th पॉइंट पे। ठीक, 10th पॉइंट पे लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। ठीक, लैंड डिग्रेडेशन कंजर्वेशन मेजर्स, लाइक लैंड डिग्रेडेशन होती कैसे? माइनिंग की वजह से, ओवर ग्रेजिंग की वजह से, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से एक्सेट्रा। मतलब देखो माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन, कोयलिंग, मतलब जो चीज़ें क्या कहते हैं डिस्ट्रक्शन करते हैं, उनकी वजह से ही हमारा लैंड डिग्रेड होता है। हमारा आप समझ सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग सब बढ़ रहा है उसकी वजह से। ठीक, समझ रहे हैं? ठीक, लेस उससे क्या हो रहा है, मीन्स ये सब चीज़ें जो चीज़ें हो रही है, माइनिंग हो रही है, डिफॉरेस्टेशन, ये इन सब क्या फ़र्क पड़ रहा है? इनसे हमारे पर्कुलेशन रेट पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। पर्कुलेशन रेट क्या होता है? मतलब जैसे कि बारिश और पानी कितना सूख के जा रहा है, वाटर टेबल को रिप्लेनिश कर रहा है, ये है पर्कुलेशन रेट। लेकिन अगर हमारे पेड़ ही नहीं रहेंगे तो फिर जो ज़मीन है वो स्टिफ हो जाएगी और वहाँ पे पानी सोखेगा नहीं, मीन्स पर्कुलेशन रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ओके, और पोल्यूशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पे तो पोल्यूशन बढ़ेगा। और ओवर एरिया, मतलब ये फैक्टर्स होते हैं, ये फैक्टर्स हैं। पोल्यूशन भी एक फैक्टर है जो हमारे क्या कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन को अफेक्ट कर रहा है। ओवर इरीगेशन भी एक फैक्टर है जो लैंड मतलब वहाँ पे पानी बहुत बह रहा है, इसी वजह से मतलब सही तरीके से इरीगेशन नहीं हो पा रही है, और सारा उसी वजह से सारी लैंड इरोड हो जा रही है, सॉइल इरोड हो जा रही है, और मतलब अर्थक्वेक्स, और आप समझ सकते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रीज, जो क्या कहते हैं पहाड़ों के ऊपर से स्लोप पर से सारी की सारी मिट्टी स्लोप डाउन हो रही है, वही लैंड डिग्रेडेशन टाइप की, मतलब लैंड को डिग्रेड कर सकती है। ओके, अब ये अगर प्रॉब्लम्स हैं तो सॉल्यूशंस क्या है? व्हाट इज द कंजर्वेशन मेजर्स? तो जो कंजर्वेशन है उसके लिए इसका जस्ट ऑपोजिट करो। जैसे माइनिंग है तो रिड्यूस माइनिंग, ओवर ग्रेजिंग है तो रिड्यूस ओवर ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन है तो एफॉरेस्टेशन करो। मीन्स जो भी चीज़ें बताई गई इसका सीधा उल्टा कर दो। ठीक, अब हम आते हैं। ठीक, अब देखो सॉइल एज रिसोर्स, अगर एक नया टॉपिक आ रहा है तुम्हारे इसमें, मतलब ये एक अपने आप में ही एक तरीके का बड़ा चैप्टर टाइप का है।